हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आईएएस करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिक्योरिटी का टॉपिक। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स का। न्यूज़ में क्यों रहा है पहले ये समझिए। तो देखिए बार बार चाइना जो हमारे यहाँ घुस रहा है, इतने जो इनकर्शंस कर रहा है, तो इस बात को एक्सपर्ट ने कहा है भैया कि भाई देखो हमें इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़रूरत है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब देखिए पहले बेस से समझते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे जानना ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क आखिरकार हमारे इंडिया के अंदर है कैसा। देखिए इंडिया का जो अभी का इंटेलिजेंस जो आपका अपरेटस है, इसमें आपका कौन कौन है। इसमें आपका बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास अपना खुद का काम है, जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी गई वो काम करती हैं। और अगर हम सबसे ऊपर एपेक्स लेवल पे बात करें तो एपेक्स लेवल पे आती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक है। NSCS सबसे ऊपर आती है, जिसे हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और इसको सेटअप करा गया था सरकार के द्वारा। आपका जब पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, उसके बाद 1998 के बाद इसे सेटअप किया गया था। ये आपका जो है ये ऑपरेट करती है विद इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आपका PMO है उसके अंदर यहाँ ये जो है वो ऑपरेट करती है, लेजिंग बिटवीन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब देखिए क्या करती है, लीडरशिप जो है अपनी दिखाती है इंटेलिजेंस या किसी भी सिक्योरिटी इश्यूज को के मैटर में, अपनी जो है लीडरशिप इसकी रहती है। अब हुआ क्या था बच्चों, 2018 की बात है, जब एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जिसे हम लोग JIC बोलते हैं, एक ऐसी बॉडी जिसे बनाया गया था कि हम यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आए और समझे, सारे ही इंटेलिजेंस को समझे, हर एक एजेंसीज की जो इंटेलिजेंस है उसको समझे जाने। और यहाँ पे जो है वो सबस्यूम करा गया था NSCS में। वही NSCS समझ गया ना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में। अब देखिए क्या भाई कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, पहले ये समझिए हमारे यहाँ कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी। एक का तो काफ़ी फॉर्म आपने भरा होगा, IB। तो IB जो है इसे बनाया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरोज का फुल फॉर्म होता है, इसे बनाया गया था 1887 में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट देती है और साथ ही साथ एक काम क्या करती है, जो भी इंडिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है या काउंटर इंटेलिजेंस है, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है IB। ये पहला नाम था इसका इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस, एंड फिर जो है इसको दिया गया इसका अभी का नाम इंडिपेंडेंस के बाद इसको IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दे दिया गया। दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है रिसर्च एंड एनालिटिकल एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बड़ी फेमस RAW, RAW रॉ। अब ये RAW की एजेंसी क्या है, देखिए कंट्री की मीनवाइल इज द कंट्रीज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर्म्ड इन 1968। इसे 1968 में बनाया गया था, 1968 में बनाया गया था। और ये हमारे देश की जो है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये जो है वो आती है डायरेक्ट कमांड में प्रधानमंत्री के। और जो ये RAW है ये विंग है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की। उसके बाद तीसरी एजेंसी आती है वो है नेशनल टेक्निकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, NTRO। पहले क्या थी, नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन थी, अब बदल के यहाँ पे क्या हो गई, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसको स्टैब्लिश करा गया है 2004 में, मतलब 2004 में। और ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे सरकार की। कौन सी एजेंसी है, टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब NTRO किसके अंदर आती है, ये जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर आती है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पार्ट है, PMO ऑफिस का पार्ट है। उसके बाद एक एजेंसी है, इसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRI। ये इसका काम है, ये एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है, मतलब स्मगलिंग वगैरह होती है इस पर रोक लगाती है ये। और इसको भी 1957 में बनाया गया था और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ
फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है आईबी के मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के, या फिर RNAW मतलब रॉ के, या फिर NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, ये गवर्न करने वाले हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1985। समझ रहे हैं, ये पूरा पूरा जो नॉर्म्स हैं किस हिसाब से काम करना है, क्या करना है, ये सारी तीनों जो एजेंसीज है इसे गवर्न करने वाला है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट एक्ट जो कि 1985 का है वो। इसके साथ एम्प्लॉयज जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, ये सब्जेक्ट में आते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट फर्स्ट जो आया था 1923 में। ठीक है, ये समझ लीजिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ये आते हैं, जो कहता है भाई देखो आप भाई कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग को लेके जो ये यहाँ पे रेगुलेट करता है चीज़ों को, इस एक्ट के अंदर आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी गा देंगे ढोल मंजीरा लेके कि अरे हम तो गए थे वहाँ पे, वहाँ पहाड़ों में देखा तो सामने वाले का चाइना का जो है वो टेररिस्ट आया, हम कहे अच्छा ठीक है, हम उससे बातें करें, हमने कहा आओ अंदर आ जाओ, ये हुआ वो हुआ, कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जो नहीं बतानी है। तो भैया कुछ अगर ड्यूटी के रिलेटेड कोई बातें हैं तो बतानी भी नहीं है। हालांकि ये सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये ओवरलैप करती हैं अपने फंक्शन में कि भाई ये भी ये काम करती है, ये भी ये काम करती है, ये भी ये काम करती है, तो ऐसा कुछ होता है, या डिज़ाइन में कह सकते हैं अपने में, या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज जो इनके काम में एक्टिविटीज़ में होते हैं, इन सब में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या आखिरकार ज़रूरत है इंटेलिजेंस में रिफॉर्म्स लाने की। देखिए पहला तो ये है डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म जो है एडवर्सरीज भी है, जैसे चाइना वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, वहाँ से फिर माओइस्ट वगैरह भी है, हमारे यहाँ मिलिटेंसी भी देखने को मिलती है, टेररिज्म भी है ना, आपका बॉर्डर के भीतर वाला या बॉर्डर के बाहर वाला, तो इतनी सारी तो दिक्कतें हैं। कोई दूसरी दिक्कतें भी है, अब तो भैया इंटरनेट के ज़माने में साइबर इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी दिक्कत है, काउंटर टेररिज्म, आपका काउंटर प्रोलिफिकेशन, भाई अंदर घुसे प्रोलिफरेशन, अंदर घुसे चले आ रहे हैं, काउंटर इंटेलिजेंस, तो इतनी मुसीबतें, इतनी मुसीबत, इतनी मुसीबत, तो इस सबको यहाँ पे डील करने के लिए हमें अब रिफॉर्म की ज़रूरत है इसके अंदर, ये थोड़ा सा पुराना हो गया इनका मामला। उसके बाद हमारे पास पर्सनल की काफ़ी कमी है। ठीक है, हमारे पास पर्सनल की काफ़ी कमी है, शॉर्टेज है। अब देखिए इसकी वजह से क्या इंटेलिजेंस कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो है वो भी यहाँ पे वही रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए भी कम पड़ जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर, तो ये एक दिक्कत है। और तीसरा है ओवरसाइट ओवर इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं है ना, उनके राइट्स का कई बार हनन हो जाता है नेशनल आपका सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिसमें कई सारे सिटीजन्स इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं बहुत बार। तो ये हमने जाना कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है। अब उसके साथ ये भी देखेंगे कि आखिरकार ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करती हैं, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करती हैं। तो पहली बात ये कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में ही देखें अगर, या स्टेट या सेंट्रल एजेंसीज के बीच में देखें, तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी देखने को मिलेगी, मिलजुल के काम बड़ी मुश्किल से करते हैं। और इंटेलिजेंस कलेक्शन ये एडहॉक है, और ये आपका इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्लियर कट रिक्वायरमेंट हो, है ना, कंज्यूमर से इंटेलिजेंस एजेंसी की, मतलब चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो डिफेंस इंस्टीट्यूशन हो, तो इससे कुछ यहाँ पे जो है वो टेम्प्रेरी भी मामला है, और यहाँ पे कोई क्लियर कट रिक्वायरमेंट वगैरह भी नहीं है, और ये मिलजुल के काम भी नहीं करते हैं। उसके दूसरा चैलेंज है स्पॉलिटिक एंड क्राइसिस लिंक्ड रिफॉर्म्स। अब थोड़े थोड़े कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं कि भाई कहीं दिक्कत आई तो रिफॉर्म्स आ गया। ठीक है, तो रिफॉर्म्स जो है वेयर एज ट्रू रिफॉर्म वुड कंसिडर पास एक्सपीरियंस। देखिए अभी छोटे छोटे अभी कोई दिक्कत आई, हाँ इस फील्ड में चेंज कर दो, ये दिक्कत आई थी, तो अच्छा फिर कोई दूसरी दिक्कत आई, इस फील्ड में चेंज कर दो, यहाँ पे दिक्कत आई थी। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको रिफॉर्म ऐसा लाना है जो हमारे पास एक्सपीरियंस से होके गया हो, अभी का प्रेजेंट की कंडीशन को ध्यान में रखे हो, और जो दिक्कतें आगे आने वाली हैं उन सबको ध्यान में रख के ऐसा रिफॉर्म लाना है। समझ रहे ना, कि मतलब 15 से 20 साल बाद आगे क्या होने वाला है उसको भी ध्यान रख के लाना है, कि रिफॉर्म्स ऐसे बनाइए ना अपने नॉर्म्स की, आगे आने वाले वक्त तक बहुत लंबा चले, बार बार ना लाने पड़े। तीसरा चैलेंज है इशू ऑफ ओवरलैपिंग फंक्शंस ऑफ वेरियस एजेंसीज। मैंने जैसे बताया कि ये तीनों एजेंसी के आपस में ना फंक्शंस एक दूसरे से मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। चाहे वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हो, इसका सेम अथॉरिटी इसकी देखने को मिलती है, क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे कि आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है, तो ये दोनों ही यहाँ डिफेंस इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों सेम काम कर रही है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिलती है फंक्शंस में। उसके बाद वीकनेस इन इंफॉर्मेशन एनालिसिस।
देखिए इसमें क्या है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इज अ गुड, इज एज गुड एज अ process that converts this information into knowledge and the ability of the ultimate user to assimilate this intelligence. देखिए इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो मिलती है, इनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है, वो प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाती है, इसकी कमी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है इसको नॉलेज में बदलना और साथ ही साथ जो कि अल्टीमेट यूज़र है उसे यहाँ पे पता लगाना है ना, ये मतलब सब कुछ एक तरीके से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे नॉलेज में बदल के इस चीज़ को यूज़ करना है, इस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने में। और आखिरी चैलेंज ये है कि इन एडुकेट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया का जो अभी की जो कैपेबिलिटी है ये थोड़ी कम ही है, और कंट्री हालांकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से डिपेंड है फॉरेन इंपोर्ट्स पे फ्रॉम कंट्री, जैसे कि इसराइल हो गया, यूएस हो गया, इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हैं। तो भाई हमारे पास खुद का यहाँ पे थोड़ी सी इस समय कमी देखने को मिल रही है। ये सब कुछ दिक्कतें हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी झेल। फिर हम आगे वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में क्या करा जा सकता है? देखिए बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चला जाए। देखिए इसमें क्या होगा, आप नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर या फिर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पे अपॉइंट करो, और ये सब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे। जो भी फंक्शंस में ओवरलैपिंग देखने को मिलती है या डुप्लीकेट फंक्शन जो अलग अलग जो एजेंसीज निभा देती हैं वो सब यहाँ पे हटेगा, और अच्छी तरीके से जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन होगा। दूसरी बात ये करा जा सकता है कि आप लीगल स्टेटस दीजिए। लीगल स्टेटस अगर आप दे दोगे तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसे आप स्टैट्यूटरी बेसिस पे दे दो, मतलब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे आप एस्टैब्लिश करवा दो, और यहाँ पे एक चार्टर लेकर आओ जिस जो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल दे देगा। इससे क्या होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी इनकी तय हो जाएगी, ठीक है, इनकी जवाबदेही तय हो जाएगी। उसके बाद तीसरा है इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी। देखो भाई फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यहाँ मजबूत बनाइए। कैसे? इनसे कहिए कि एनुअल रिपोर्ट दिया करें, और एनुअल रिपोर्ट एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को दें, मतलब कैग को दें या एनएसए को दें, ठीक है, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। और एक सेपरेट इंटेलिजेंस ऑम्बड्समैन है ना, वो देखा था ना ऑम्बड्समैन, लोकायुक्त, लोकपाल। तो भाई यहाँ पे एक सेपरेट इंटेलिजेंस ऑम्बड्समैन यहाँ पे सेटअप करे एक पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी कमेटी, ताकि यहाँ पे देखे इंटेलिजेंस एजेंसीज की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो सके। उसके बाद रोबस्ट बेस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए ऐसा जो एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक अच्छा हमारे पास बेस होगा, तो ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इसमें ट्राईपार्टाइट पार्टनरशिप हो, मतलब 3 लोग के बीच में पार्टनरशिप हो। एक उसमें सरकार हो, दूसरा इसमें प्राइवेट सेक्टर हो, तीसरा इसमें अकेडमिया हो, और इससे क्या हो, इकट्ठा टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में बात हो। यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम समझें कि आखिरकार किस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत है, किस टेक्नोलॉजी की जो है कदमों पे हमें चलना चाहिए, और एक अच्छा 5 ईयर का 5 सालों का प्लान बनाएं कि हम कैसे ही अपने अंदर, हमारे देश के अंदर लोकल कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद रिफॉर्म्स इन रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। अभी साफ कहता है कि देखिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर, कि रिक्रूटमेंट के अंदर रिफॉर्म्स आए, कि भाई कितना क्वालिटी क्या होगी ट्रेनिंग्स की, ये सब देखा जाए। प्रमोशन कैसे होंगे, मोरल जो मिडिल आपका मिड सीनियर लेवल है उसमें भाई कैसे बढ़ाना है ना, तो हर चीज़ यहाँ पे और अच्छे तरीके से करी जाए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ओपन सोर्स। देखिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हर तरफ से लीजिए, जैसे कि आप ट्रेडिशनल मीडिया जो है आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, ये तो है ही है, बट सोशल मीडिया जैसे कि माइक्रो ब्लॉग्स, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, सब कुछ हर तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीजिए। और आखिरी में कहते हैं भाई कि कैपेसिटी फॉर एनालाइजिंग गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, कहते हैं कि भाई यहाँ ज़रूरत है एक सिस्टम की, कि ये जो सेपरेट कलेक्शन और एनालिसिस रखे इंटेलिजेंस का, वाइल यहाँ पे इन दोनों ही फंक्शन को काफ़ी मजबूत बनाए, कलेक्शन को और एनालिसिस को इंटेलिजेंस के लिए, कलेक्ट कैसे करना है इंटेलिजेंस और एनालाइज कैसे करना है। इतनी बात समझ में? तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि कहता है बोडो पीस अकॉर्ड। अब देखिए क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा है, बड़ी बार बार न्यूज़ में आता है ये। तो पहली फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड वॉज सेलिब्रेटेड इन असम रिसेंटली। देखिए फर्स्ट एनिवर्सरी हुई है थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड की असम के अंदर, इसलिए और ये न्यूज़ में आ गया है।
तो अब जानते हैं कि भाई आखिरकार ये बोडोस कौन है, बोडोस के बारे में कुछ बात जानेंगे। देखिए, बोडोलैंड एक ऐसी स्टेट है जिसे डिमांड करा गया है एक ट्राइबल कमेटी के द्वारा, जिस ट्राइबल कमेटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बोडोस। और ये कमेटी जो है वो असम की है, जिसके अंदर अगर हम कहें तो 5 से 6% स्टेट की पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये एक सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कमेटी है असम के अंदर, और इसके अंदर आपके वो रीजन्स हैं जो कि आपके एक्सट्रीम नॉर्थ में लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर असम के अंदर, बाय द फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। 1 मिनट के लिए बैक करके आपको दिखाती हूँ मैप में। ये देखिए, यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे तो ये कुछ बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया ये वाला है। ठीक है, देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ के ऊपर का एरिया, तो ये पूरा एरिया है जो कि आपका बोडोलैंड कहलाता है। तो ये बोडोस यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब जो डिमांड थी इनकी कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए बोडोस के लिए, ये ही एक वजह है। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या डेवलपमेंट जो कि प्रॉब्लम आती है आपकी स्टेट ऑफ असम के अंदर, या फीलिंग दैट आइडेंटिटी कल्चर एंड लैंग्वेज जो कि बोडो लोगों की है, ये भाई असमीज या माइग्रेंट्स के द्वारा सब्स्यूम करी जाती है, इंक्लूड मतलब इंक्लूड करी जाती है। समझे कि भाई यहाँ पे जो भी फीलिंग है कि दैट आइडेंटिटी कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ बोडो पीपल वर सब्स्यूम्ड बाय द असम एंड माइग्रेंट्स, ये चीज़ है। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि ये थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड है क्या। देखिए, थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड जो है ये एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट है। ट्राईपार्टाइट हमेशा 3 लोग के बीच में होता है, तो ये अग्रीमेंट जो है वो ट्राईपार्टाइट है। एक आपका इसमें सेंटर है पार्टी, दूसरा है असम की सरकार मतलब असम की गवर्नमेंट, और तीसरी है बैंड असम। ठीक है, मतलब असम बेस्ड जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड हो गया, तो इन तीनों के बीच में यहाँ पे ये अग्रीमेंट जो भी है, कह सकते हो अकॉर्ड है, अग्रीमेंट नहीं है अकॉर्ड है। इस अकॉर्ड को साइन करा गया था 27 जनवरी 2020 में, भाई ताकि यहाँ पे शांति वगैरह रहे। जो भी एरिया जो भी बोडोस के द्वारा अक्वायर करा गया एरिया है वहाँ पे शांति रहे, इसलिए इस अकॉर्ड को साइन करा गया था। अब समझते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में, जानते हैं कुछ, देखते हैं इस अकॉर्ड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात तो जो बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज करा गया है। इसमें आपका नया जो न्यू बोडोलैंड डोमिनेटेड विलेज है कॉन्टिग्यूअस टू द एग्जिस्टिंग BTAD मतलब बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, इनके साथ में जो नए नए और विलेजेस जिनको बोडोज ने यहाँ पे अक्वायर कर लिया है, और इसमें से वो विलेजेस हटा दिए गए हैं जिसमें प्रीडोमिनेटली आपके जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है उसको। ठीक है, मतलब समझिए यहाँ पे आसानी से बताती हूँ मैं आपको। जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है इसको रिकॉग्नाइज करा गया है कैसे, इसमें क्या क्या आ रहा है समझिए। बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन आ रहा है, इसमें आपके वो सारे गाँव हैं जिससे बोडो, जहाँ पे बोडोज बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके साथ जो पहले से आपका बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट था उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन इनमें से माइनस क्या कर दिया गया, हटा दिया गया वो सारे विलेजेस, वो सारे गांव जहाँ पे नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है और बोडोज वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं ज़्यादा। उसके बाद की हाईलाइट्स दूसरे भाई ये है कि जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है इसे रीनेम करा गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से। इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर इसको दी जाएंगी। उसके साथ जो कमीशन है जिसे हेड करा जा रहा है एक न्यूट्रल पर्सन के द्वारा और रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स, ये यहाँ पे बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी कमीशन बनाएगी और ये यहाँ पे डिमार्केट करेगी, ऐसी कमीशन जो है वो यहाँ पे जो है लाइन खींचेगी या रिऑर्गेनाइज करेगी बोडो BTR को। ठीक है ना, मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को। उसके बाद जो बोडोस रह रहे हैं हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कार्बी एंगलोंग के पास, कौन से, कार्बी एंगलोंग के हिल डिस्ट्रिक्ट के पास जो बोडोस रह रहे हैं, या फिर दीमा हसाओ जो है उसके पास जो भी बोडोस रह रहे हैं, ये इनको जो है वो शेड्यूल कन्फर करा जाएगा, शेड्यूल हिल ट्राइब स्टेटस, मतलब इनको शेड्यूल हिल ट्राइब का स्टेटस प्रदान किया जाएगा। उसके साथ इसके अंदर ये भी लिखा है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में ये 40 से बढ़ा के 60 कर दी जाएंगी, 60 कर दी जाएंगी फ्रॉम 40। उसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर या फिर आप कह सकते हो डिप्टी कमिश्नर एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस जो हैं ये यहाँ पे पोस्ट करे जाएंगे। इसमें कंसल्टेशन पहले ली जाएगी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर की, जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का होगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा जो कि 1500 करोड़ रुपीस का होगा ओवर 3 ईयर्स पर प्रोवाइडेड, ठीक है, 3 सालों तक ये दिया जाएगा। तो इतना कुछ इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला, इंश्योरिंग पीस एंड हार्मनी इन दी बोडोलैंड टेरिटोरियल, जो भी ये एरिया है उसके अंदर शांति रहे, प्यार से रहे, भाईचारा रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट में शांति बनाने के लिए इसको करा गया है, ठीक है। तो मेन आप यही कर लीजिए, यहाँ पे बवाल खत्म हो, सारे लोग एक साथ कमिटमेंट कर ले और बवाल खत्म हो, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर सरकार एक एक जगह जा जाके बहुत बवाल सॉल्व करवाती रहती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंस है, सेटिस्फाइंग द आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन ऑफ बोडो पीपल। अब भैया उनको है कि उनको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी जो है कोई यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो ये भी है। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बन गई, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से यहाँ पे जो चेंज, मतलब जो चेंज है आपका बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में जो चेंज है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से रीजन जो बन गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि भाई इनको लगता है बोडोज यहाँ रहेंगे, असम के अंदर रहेंगे और यहाँ पे जो है असम से सेपरेट भी नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ इनकी अलग आइडेंटिटी भी यहाँ पे आ गई और भाई एस्पिरेशंस भी आ गए बोडो के लोगों, बोडो जो पीपल हैं उनके। तो अकॉर्ड ने यहाँ पे क्या कर दिया, सेटअप करने के लिए यहाँ कह दिया एक बोडो कचहरी वेलफेयर, ठीक है, बोडो कचहरी जो वेलफेयर है उसे वेलफेयर काउंसिल बनाई गई, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ बोडो विलेजेस के लिए, जो कि आपके बोडो काउंसिल एरिया के बाहर लोकेटेड है। और इसे डिक्लेयर करा बोडो लैंग्वेज जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में एज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आसाम, ठीक है। तो बोडो लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट ये एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई असम की। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इसके अंदर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके तीसरी वजह ये है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए अकॉर्ड ने यहाँ पे काफ़ी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, साथ ही साथ फाइनेंशियल पावर्स दे दी इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई या सब स्टेट रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, ये जो है वो ये सब नहीं पा सकती, इनका मतलब यहाँ पे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये अभी तक नहीं पा पाई यहाँ पे, जो है जो चाहती थी डिसेंट्रलाइजेशन होना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और क्योंकि इनके पास कोई रियल पावर थी नहीं और आजकल का भी मॉडल आउटलुक भी नहीं था, इनके पास अच्छी एफिशिएंसी भी नहीं थी। उसके साथ भाई इन्होंने पा लिया तो ये सर्वे सर्वा हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि ब्रिंग्स डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि देखिए इकोनॉमिक पैकेज पैसा 1500 करोड़ का मामला बाबू भैया, 1500 करोड़ का। तो इससे क्या होगा कि एक नया एरा आएगा डेवलपमेंट का इस रीजन के अंदर। अब जो पैकेज है उसके अंदर ये पैकेज इंक्लूड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, एक नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतना कुछ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे और डेवलपमेंट भी आएगा। अब लेकिन एक बॉक्स में आप देखिए उसमें लिखा है कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, ये समझिए, प्रोग्रेस सो फार, ये बताती हूँ आपको। तो देखिए बाउंड्री कमीशन ने यहाँ पे फॉर्मूले जब जो है बनाई गई कि भाई एक नया शेप दिया जाए इस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को, उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई। और जो डेवलपमेंट वर्क था, जो लोग रहते थे बोडोलैंड रीजन में, ये करा गया कई सारी कमीशंस के थ्रू और एडवाइजरी कमेटीज के थ्रू। जितना भी डेवलपमेंट का काम है वो कुछ कमीशंस ने और कुछ एडवाइजरी कमेटीज ने करा। इसमें क्या आपको बताऊं तो 65 स्कीम जिनकी कीमत करीब 750 करोड़ थी, इनको यहाँ पे कमीशन करा गया और एक सेपरेट एलोकेशन दिया गया, कितने रुपए का, 565 करोड़ का सेपरेट एलोकेट इस पर्टिकुलर जगह के लिए किया गया। उसके साथ आसाम ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल जो है 2020 का 2020 का, इसको भी पास करा गया ताकि ड्यू रिस्पेक्ट दी जा सके बोडो लैंग्वेज को भी, है ना, उनकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट दे। और आखिरी में भाई असिस्टेंस दी गई करीब 4 लाख की, है ना, ये स्टार्ट करी गई है सारे ही जो सरेंडर मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने कहा भैया देखो हम जो है वो बंदूकें नीचे रखते हैं, हम प्यार से रहेंगे, वैसे हैं, इनको यहाँ पे 4 लाख रुपए दिए गए हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपके हथियार हैं तो चुपचाप जो है वो नीचे रख दीजिए। भाई यहाँ पे हमारा ये पूरा टॉपिक भी होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, and like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.